वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भरत साबू फ्रॉम इंदौर। इज अ रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट जिनका प्रयास ए बोल के एक बड़ा सेंटर है और उस सेंटर के वो चीफ डायबिटोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और सर के संस्थान में 25,000 से भी ज्यादा पेशेंट रजिस्टर्ड है जिनकी डायबिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज को वो सॉल्व कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। और हम उनसे इतने ज्यादा इंप्रेस हैं कि आज हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके सर को आज इनवाइट किया है कि थोड़े से ज्ञान के कुछ हमें भी मिल जाए मोती। और सर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में एज अ स्पीकर उपस्थिति देते रहते हैं और आज हम बहुत लकी हैं, हमारी ऑडियंस बहुत लकी है कि आज हम सर से कुछ ऐसे सवाल, अहम सवाल डायबिटीज से जुड़े पूछेंगे और उनकी नॉलेज को अपने साथ एक शेयरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शो। थैंक यू शिल्पी मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे बहुत करीब है। डायबिटीज में दिन रात देखता हूँ, एक ही बीमारी में देखता हूँ डायबिटीज। और दिन रात में ये पाता हूँ कि डायबिटीज अब एक महामारी का रूप ले चुकी है और बहुत जरूरी है हम आप मिलके इसके लिए कुछ चेतना लाएं, लोगों में जागरूकता लाएं। और ये इसी प्रकार के एक माध्यम से संभव है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद पहले कि आपने ये सोचा और ये किया। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि डायबिटीज अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। पहले स्पेसिफिक उम्र और एक स्पेसिफिक तबके की बीमारी थी। हम के पहले कहते थे मजदूर को डायबिटीज नहीं होती, पर अब डायबिटीज हर उम्र में होती है, हर सामाजिक स्तर पे होती है। सो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन कि आपने इस पे जरूर ध्यान दिया है इस टॉक शो के माध्यम से। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो एक चीज जो बहुत सुर्खियों में है अभी इस वक्त और हर किसी की एक होप है या हर किसी के लिए एक आशा की किरण है कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। एंड देन देयर आर टू वर्ड्स व्हिच कम इन द लाइमलाइट, डायबिटीज रिवर्सल एंड डायबिटीज रेमिशन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है और इन दोनों में क्या बेसिक फर्क है, जो हम जानना चाहेंगे सर। बहुत उम्दा सवाल है मैम ये। हर मरीज जिसको डायबिटीज होती है वो चाहता है कि उसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाए। उसका पहला सवाल यही होता है कि ये चली जाएगी क्या। और उसे हमें समझाना पड़ता है कि ये चली जाएगी, पर ये लौट के नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। जब भी जीवन शैली में परिवर्तन होगा, कोई और समस्या होगी, कोई और बीमारी आपको घेरेगी, तो इसके वापस आने की संभावना है। इसलिए डायबिटीज में ये दो टर्म्स को समझना, रिवर्सल और रिमिशन, बहुत जरूरी है। रिवर्सल का मतलब होता है पलट के चले जाना, वापस नहीं आएगी बीमारी कभी भी। तो रिवर्सल बहुत सारी उन बीमारियों में संभव है जहां लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्ले नहीं करते, मतलब जीवन शैली के जो कारक हैं उस बीमारी को बढ़ाते घटाते नहीं है। पर डायबिटीज में ऐसा नहीं है। जीवन शैली के कारक हैं, खान पान, हमारा जो है व्यवहार, व्यवहार मतलब दिन भर का चलना फिरना, हमारा एक्टिविटी का लेवल, इसके अलावा हमारा तनाव का लेवल। साथ में कोई और बीमारी हो जाए, उसके लिए कोई दवा दें तो उससे भी शुगर बढ़ जाती है। कुछ और समस्याएं बॉडी में पैदा हो जाएं जिससे हमारे पैनक्रियाज पे कुछ हमला हो जाए तो वो अगेन फिर डायबिटीज दिखने लगती है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको हम रेमिट कर सकते हैं। रेमिट का मतलब वापस छोड़ सकते हैं, बट विद द चांस टू कम बैक। वो वापस आ सकती है, पूरी तरह से भाग नहीं जाएगी, वो घर के गेट पे बैठी रहेगी। मैं पेशेंट को यही समझाता हूँ कि तुमने इसको अभी भगा दिया, जिनको रेमिट करते हैं, बट ये चोर तुम्हारे घर के दरवाजे पे बैठा है, तुम्हारी गली में घूम रहा है, तुमने गलती की, ये वापस आएगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जो हमारी एक एसोसिएशन है जो सारी चीजों के मापक निर्धारित करती है, उसने कुछ बहुत अच्छे क्राइटेरिया दिए हैं। डायबिटीज रिमिशन तब कहा जाएगा जब मरीज कोई भी ब्लड शुगर कम करने की दवा नहीं ले रहा हो, एनी ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट नहीं ले रहा हो पिछले 3 महीने से, और उसका 3 महीने का शुगर का एवरेज, जिसको सामान्य भाषा में HbA1c हम बोलते हैं, वो 6.5 से कम आ रहा है। यदि वो आपने कर लिया है तो आपने पहली लड़ाई जीत ली है, बहुत बड़ी लड़ाई रिमिशन की जीत ली है। आप अपनी डायबिटीज को रेमिट कर चुके हैं। अब यदि आप ये जीवन शैली को फॉलो करेंगे, तनाव को दूर रखेंगे, नींद बराबर लेंगे, आपको भगवान नहीं करे कोई और पेनक्रियाज रिलेटेड बीमारी नहीं होती है, तो आपको शुगर होने की संभावना बहुत कम है। मैं बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि एक एज रिलेटेड बीटा सेल का लॉस भी होता है। जो शरीर में इंसुलिन बनता है वो पेनक्रियाज में स्थित बीटा सेल से बनता है। तो एक उम्र के हिसाब से भी हमारा शरीर मंद पड़ने लगता है। तो जब उम्र के हिसाब से शरीर मंद पड़ता है और वो बीटा सेल भी मंद पड़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों को, दर्शकों ने देखा होगा, उनकी दादी को, नानी को, दादा को, किसी को 65 में डायबिटीज आती है, किसी को 70 की उम्र में डायबिटीज आती है। तो ये वो वाली डायबिटीज है जो उम्र के साथ आती है। इसीलिए डायबिटीज में ये दो क्राइटेरिया बनाए हैं, रेमिशन और रिवर्सल। इसलिए हम हमेशा रेमिशन बोलते हैं, कभी भी रिवर्सल नहीं बोलते।
क्योंकि ये रेमिशन ही होता है। ये बीमारी ऐसी है जो किसी भी वक्त आप पे हमला कर सकती है, और रेमिशन होना मुझे लगता है इज एज गुड एज रिवर्सल। यदि आप अपनी जीवन शैली को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, खान पान उचित रख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है इससे अच्छा किसी पेशेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता। वाकई सर, आपने एकदम सही कहा। जब हम रिवर्सल बोल देते हैं ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब चद्दर ओढ़ के सो और जैसा खा रहे थे वैसा खाओ। तो वैसा तो कभी भी नहीं है। आप डायबिटीज को रेमिट कर सकते हैं, पीछे भगा सकते हैं, आपके दरवाजे पे वो बैठी रहेगी। जब तक आप सही रूटीन और सही जीवन शैली पे हैं तब तक ठीक है, अदरवाइज वो वापस आ जाएगी। और आई थिंक ऐसी सिचुएशन मैक्सिमम लोगों के साथ है। जैसा कि एक कहावत भी है कि वी आर ऑल बॉर्न विथ लोडेड गन, बट योर डाइट एंड लाइफ स्टाइल कैन ट्रिगर इट एनी टाइम। तो हम सबके साथ सेम पोजीशन है। हमारी जेनेटिक टेंडेंसी इतनी हाई है कि भले ही हम शुगर नहीं भी है तब भी हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल और डाइट तो हमें करनी ही है, हर किसी को करनी है। तो डायबिटिक पेशेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू इट। जो डायबिटिक डाइट है वो एक्चुअली एक हेल्दी और आइडियल डाइट है सर। तो इसलिए उनके साथ कुछ ऐसा बिल्कुल सही। अत्याचार है नहीं कि कुछ अलग ही खाना है। एक हेल्दी और राइट डाइट है, जो डिसिप्लिन है, केवल वो एक जरूरी आपके लिए ज्यादा हो जाता है। जब पेशेंट अंडरगोज द डायबिटीज वाला रिमिशन, तो वो उनके लिए कंपलसरी सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल सही कहा मैडम। और इसमें ना एक चीज और ध्यान रखने वाली है, डायबिटीज के भी कई प्रकार होते हैं। एक डायबिटीज होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ऐसी डायबिटीज रेमिट नहीं होती, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। यदि आपको कोई कहता है कि मैं तुम्हारा इंसुलिन बंद कर दूंगा और आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं यदि, तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आपके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। मैंने कई बार ऐसे ऐड देखे हैं जहाँ पे एक आ जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज खत्म हो गई। टाइप 1 डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का बेसिक इंसुलिन बनाने वाला हिस्सा ही निष्क्रिय होता है। यदि वो इंसुलिन नहीं बनाएगा तो आप दवाई के थ्रू इंसुलिन नहीं बना सकते, आपको इंसुलिन बच्चे को देना ही होगा। और यहाँ आपके आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह माने, बजाय इसके कि घरेलू नुस्खे अपनाने के। आपकी डाइटिशियन और आपका डॉक्टर आपके लिए जो सोचेगा वो कोई भी वैद्य, हकीम या कोई भी पेपर एड आपके लिए वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर को नहीं जानता है। वो एक जनरलाइज चीज है जो बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए विज्ञापन निकला है। पर आपका शरीर यूनिक है। हर आदमी की डायबिटीज का प्रकार कुछ कुछ तरह से अलग है, किसी को किस कारण से, किसी को किस कारण से, और हर एक का खान पान जीवन शैली का तरीका भी अलग है। तो यहाँ बहुत जरूरी है ये समझना कि टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम कहते हैं कभी रेमिट नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज रेमिट होती है। जैसा आपने कहा बहुत सही कि हम सब एक बंदूक लेके घूम रहे हैं जो भरी हुई है, ट्रिगर दबाने की देर है, और ट्रिगर लाइफस्टाइल और डाइट ही दबाती है। यदि हम लाइफस्टाइल और डाइट को खराब करेंगे तो गोली चलना तय है, और बिल्कुल। जैसे ही हम उसको ठीक करें तो गोली वापस चलना बंद हो जाएगी। तो दर्शकों को ये चाहिए कि हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी के भी बहकावे में नहीं आए। एक क्वालिफाइड डाइटिशियन और क्वालिफाइड डॉक्टर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है डायबिटीज के। राइट सर, एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज लेकर बहुत टाइम के बाद वो टाइप 1 बन गए हैं, बहुत इंसुलिन चालू हो गई है उनकी। ऐसे में अगर ऐसे पेशेंट आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी इंसुलिन को बंद करना चाहते हैं या हम मैक्सिमम अपनी डायबिटीज को रेमिशन में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन से पेशेंट डायबिटीज रेमिशन जिनके लिए पॉसिबिलिटी है और जिनके लिए बहुत टफ हो सकता है? तो क्या सी पेप्टाइड टेस्ट या कुछ और चीजें हमें करानी होंगी, उनके लिए क्या कराना होगा? मैडम देखिए, ये ना बहुत ही अच्छा सवाल है आपने जो किया। बहुत सारे डॉक्टर भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और मरीजों को चाहिए कि वो इस तरफ जरूर ध्यान दें। एक टेस्ट जिसको आपने बोला सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड होता है हमारे शरीर के बने हुए इंसुलिन के फ्रेगमेंट्स, मतलब हमारे शरीर की खुद की इंसुलिन बनाने की क्षमता। तो हमको सबसे पहले, जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, हमको हमारी क्षमता पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमारी क्षमता हम उस सी पेप्टाइड टेस्ट से पहचान सकते हैं। दोनों तरह से होता है, भूखे पेट भी होता है और स्टिमुलेटेड भी होता है, कुछ भोजन लेने के बाद होता है। कायदे से ये दोनों तरह से करना चाहिए। दोनों तरह से देख के यदि आपको ये लगता है कि सी पेप्टाइड का लेवल ठीक नहीं है, तो फिर रिमिशन की संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद से इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर लें। जब वो सक्षम नहीं है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। यदि सी पेप्टाइड का लेवल फेवरेबल आता है, मतलब रेंज नॉर्मल आती है, उसके बाद में एक और टेस्ट रिकमेंड करता हूं जिसको हम होमा आईआर बोलते हैं, विच इज होम्योस्टेटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है, और ये हार्मोन बाकी हार्मोन्स की तरह ही बॉडी में काम करता है। पर कभी कभी बॉडी इसके लिए भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, मतलब इसको काम नहीं करने देती।
जब ये इंसुलिन को काम नहीं करने देती, उस स्थिति को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब शरीर का इंसुलिन के खिलाफ ही काम करने लग जाती है। कई कई कारण हैं, बहुत सारे सरल कारण हैं, जैसे हम नींद प्रॉपर नहीं लेते, तनाव लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने क्या किया है, शरीर में इंसुलिन के सारे रिसेप्टर मांसपेशियों में दिए हैं। ईश्वर ने कहा है तुम हाथ पांव हिलाओगे तो इंसुलिन ठीक चलेगा, तो तुम खा पाओगे, यदि तुम हाथ पांव नहीं हिलाओगे तो खा भी नहीं पाओगे। तो ये मेरी एक बहुत सिंपल लाइन है जो मैं कहता हूँ कि यदि खाना है तो चलते फिरते रहो, हाथ पांव हिलाते रहो, तो आप खाते रहोगे। अब आपके सवाल पे वापस आते हैं, यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना बहुत हद तक मरीज के हाथ में है। उसका जो खान पान में कार्बोहाइड्रेट का लोड है वो उसको कम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, नींद की मात्रा और नींद की क्वालिटी दोनों सुधारनी चाहिए, और तनाव का स्तर कम करना चाहिए। ये वो करेगा तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। और आपको सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में ज्यादातर डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली है। 80%। हम लोग जेनेटिकली प्रोन हैं, बट हमने उसको बढ़ा लिया है, बंदूक का घोड़ा हमने ही दबाया है, हमारी जीवन शैली को खराब करके, नींद प्रॉपर न लेके, और हमारे तनाव के स्तर को बढ़ा के। तो ये सब हमको कंट्रोल करना है। अब यदि हमारा होमा आईआर यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मल है और सी पेप्टाइड भी नॉर्मल है, तो फिर हम इंसुलिन को हटा के कुछ दूसरी दवाइयों पे शिफ्ट हो सकते हैं, और उस दवाइयों के साथ साथ हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, खान पान का तरीका सुधारना होगा, और तब हम रेमिशन के बारे में सोच सकते हैं। पर जब आपका सी पेप्टाइड लेवल बहुत कम है, तो अपने डॉक्टर को भी परेशान ना करें, डाइटिशियन को भी परेशान ना करें, आपको दवाइयों के साथ रहना है, ये मान लें। करेक्ट। सर सपोज एक पेशेंट है, केस लेते हैं अपन, एक पेशेंट है जिसकी 3 टाइम डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है, मेटफॉर्मिन चल रही है। अब ये पेशेंट आता है हमारे पास कि भाई अभी रिसेंटली डायग्नोस्ड डायबिटीज है, उसकी स्ट्रेस लेवल था, बच्चे की शादी थी और उनका उस समय डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया और फिर उनकी दवाइयां शुरू हुई तीनों टाइम। अब इस पर्सन को हमने एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रख लिया, जिससे कि उनका शुगर अब नॉर्मलाइज हो रहा है। लेकिन अब इसमें इनको दवाइयों को कब छोड़ना है, क्या उनको डॉक्टर की सलाह से छोड़ना है, क्योंकि इतनी फ्रिक्वेंटली वो मिलने में भी कतराते हैं कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, या उनको अपने आप से धीरे धीरे या शुगर लो होने लगे तब दवाई छोड़ना है, या कैसे इसमें स्टेप कैसे फॉलो होगा अगर पर्सन ऑलरेडी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो कर रहा है, और किस हिसाब से दवाइयां चेंज होगी, कैसे पता चलेगा कि अब छोड़ देना है या नहीं छोड़ना है। देखिए शिल्पी मैडम, ये ना एक बहुत कॉमन सी चीज है जो हम बहुत रेगुलरली देखते हैं। बहुत सारे मरीज आजकल हमारे पास आते हैं जो, जैसे आपने बताया, कोई लाइफ इवेंट होती है, जीवन में कुछ एक चेंज होता है, तनाव आता है, शॉर्ट टर्म तनाव, नींद पूरी नहीं होना, जैसे आपने बोला शादी, शादी में सब कुछ होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, नींद की कमी होती है, ओवर एक्सर्शन होता है, डाइट गड़बड़ होती है। ऐसे मरीज हमने बहुत कॉमन देखे हैं, जैसे आपने भी देखे हैं। इनको शुगर आ जाती है, इनको शुगर आ जाती है, हम इनको मेटफॉर्मिन पहली दवा या कोई और दवा हम इनको चालू करते हैं। बट हमेशा मरीज को ये ध्यान रखना है कि अपनी शुगर का रेगुलर चेकअप करना, और उसको शुगर घटने के सारे लक्षण ध्यान रखना है, जैसे मति भ्रम होना, पसीना आना, अजीब सी घबराहट लगना, दिल डूबा जाना सा लगना, ये बहुत कॉमन से सिम्टम है जो शुगर घटने पे होते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी लक्षण होता है तो उस मरीज को ये चाहिए कि यदि वो 3 गोली पे है तो 2 पे आए, 2 पे है तो 1 पे आए, एक एक गोली करके छोड़ता जाए, और अपने डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करे। कोई भी डॉक्टर, मैं खुद डायबिटीज का डॉक्टर हूँ, कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को शुगर घटने से परेशान होना नहीं देख सकता, क्योंकि शुगर घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। शुगर बढ़ने पे वो बहुत दिनों में असर करती है, घटी हुई शुगर तुरंत परेशान करती है, तो मरीज बहुत परेशान होता है। अब रहा सवाल आपका कि दवा छोड़ने का फैसला कैसे लेंगे। दवा छोड़ने का फैसला वही लेगा जिसने दवा चालू की है। तो डॉक्टर ने दवा चालू की है तो उसको छोड़ने का फैसला तो वही लेगा। डोज आप जरूर शुगर की वैल्यू देख के कम कर सकते हो, अपने डॉक्टर को कनेक्ट कर सकते हो, और उसकी इंफॉर्मेशन से फिर आगे चल सकते हो। एक और चीज, मरीज बहुत बड़ी गलती करता है, एक बार शुगर लो आई तो मान लेता है मेरी शुगर खत्म हो गई। ऐसा कभी नहीं होता। यदि आज आपने शुगर नापी और आपकी शुगर लो आई है, आपने 3 दवा की 2 दवा की है, कल फिर नापी है, हो सकता है कल फिर बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ स्ट्रेस शॉर्ट टर्म हो, एक बराबर नींद लें आप, या कुछ और करें, या आप कुछ और डाइट में गड़बड़ करें, आपकी शुगर फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए ना शुगर को कांस्टेंट नापना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ नापो तो जानो, यदि आप नापोगे नहीं तो कभी जान नहीं पाओगे कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। सर दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, जो बहुत अहम सवाल सबके दिमाग में होता है, खास करके वो लोग जो फ्रेशली डायग्नोस्ड होते हैं, उनको नहीं पता चार्टिंग कैसे मेंटेन करनी है, कौन कौन से टाइम पे शुगर लेनी है, किस चीज से लेनी है। वो भी आप प्लीज गाइड करें कि कैसी चार्टिंग मेंटेन होनी चाहिए शुगर के लिए।
देखिए मैडम, एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है। रोज रोज चेक करना किसी भी मरीज के लिए संभव नहीं है। आजकल हम स्मार्ट मॉनिटरिंग का बोलते हैं। स्मार्ट मॉनिटरिंग में ये होता है कि आपको शुरू के 5 दिन तो शुगर तीनों टाइम चेक करनी है, भूखे पेट, भोजन के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद। यदि आपकी कोई भी वैल्यू गड़बड़ आती है तो आपको अगले 5 दिन सिर्फ वही वाली वैल्यू चेक करनी है। ये ये एक्चुअली ये हमने मरीजों की कन्वीनियंस के लिए बनाया है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे उनके हाथ में छेद हो जाते हैं। ऑल्दो आजकल एक बहुत अच्छा तरीका आ गया है जिसको हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं, जो सीजीएम डिवाइस होता है, जो आपकी 24 घंटे की शुगर नापता है। वो दिन रात आपकी बॉडी के साथ चिपका रहता है, एक छोटा सा सेंसर होता है, और वो आपकी शुगर कंटिन्यूअसली नापता रहता है। अब 2-3 कंपनियां आ गई हैं सेंसर लेके, बट स्टिल अभी भी उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो वो उस पर जा नहीं सकते। तो हम ये स्मार्ट मॉनिटरिंग बोलते हैं। आप अपनी 3-5 दिन तो पूरी शुगर नापिए तीनों टाइम की। इस बीच यदि आपकी तीनों टाइम की शुगर वैल्यूज गड़बड़ आती है तो आप शाम 5 बजे की वैल्यू भी नापिए, रात को 3 बजे की भी एक बार वैल्यू लीजिए। ये इनिशियल डेज के लिए, शुरुआत में जब आपका डोज सेट हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को सेट होने में टाइम लगता है। 5 दिन के बाद जो आपकी वैल्यू गड़बड़ आई है उसको नापिए। जब तक वो वैल्यू ठीक नहीं हो जाती आपके डॉक्टर आपका डोज टाइट्रेट नहीं कर देते। और इसके बाद हर हफ्ते एक बार फास्टिंग, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर नापिए। और हम ये भी एडवाइस करते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल वे है करने का, कि हम उसको बोलते हैं कि ये जो हर हफ्ते आप कर रहे हो ये अलग अलग दिन करो। क्योंकि हम लोग ना बहुत विविधताओं वाले संस्कृति में रहते हैं। हम संडे को जो खाते हैं वो मंडे को नहीं खाते, मंडे को जो खाते हैं वो ट्यूसडे को नहीं खाते। तो एटलीस्ट 7 हफ्तों में आपको आपके 7 दिन का एक जिस्ट मिल जाता है। अगेन आपकी जब शुगर गड़बड़ आती है करने पे, तो आप अगेन ये 5 दिन वाला साइकिल कीजिए, फिर जब नॉर्मल हो जाती है इसको छोड़िए। तो दिस वे आप कम से कम प्रिक्स में अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और सर फिर उसके बाद महीने में भी कर सकते हैं कि हफ्ता हमेशा ही चलना चाहिए? मैडम, यदि सारी शुगर नॉर्मल आती है सारे दिन की, देन हम उसको महीने पे छोड़ते हैं। पहले हमको उसका डेज ठीक चाहिए, फिर उसके हफ्ते ठीक चाहिए, और फिर उसके बाद वो महीने में, क्योंकि फिर हम समझ जाते हैं कि इसके 7 दिन एक बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है। करेक्ट। और सर अगर जो बंदा रेमिशन पे चल रहा है तो फिर क्या वो अगेन वैसे ही 5-5 दिन का साइकिल करेगा, डेली डेली करेगा शुगर? मतलब वो रेमिशन वाले को तो, यदि वो रेमिशन में है तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रेमिशन में है मतलब उसकी शुगर ठीक हो चुकी। नहीं, जरूरत अगर उसको सर महीने प्रोसेस में में है, चेक करने अगर की। अगर उसने लो कार्ब डाइट स्टार्ट करी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट शुरू करी है, तो उस समय वो कैसी मॉनिटरिंग करे, डेली डेली करे? उसको 2 कार्ब डाइट शुरू की है तो उसको 5 दिन तो पूरी पूरी करनी है। छठे दिन से हम उसको फास्टिंग कराते हैं सिर्फ, क्योंकि फास्टिंग वैल्यू सबसे लो होती है, वो सबसे तुरंत डाउन होती है। तो उसके बाद उसको फास्टिंग मॉनिटर करनी है, क्योंकि जो आप लो कार्ब की बात कर रही हैं, लो कार्ब डाइट से अच्छा सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है डायबिटीज रिमिशन के लिए। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और कार्डियो, ये तीन मिलके आपको अच्छी से अच्छी डायबिटीज को, यदि वो स्ट्रेस के कारण है, रेजिस्टेंस के कारण है, तो उसको रेमिट करने में मदद करती है। एक और चीज जो मदद करता है, ऑल्दो वो इन्हीं के थ्रू मदद करता है, लो कार्ब, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और कार्डियो के थ्रू, वो है वेट लॉस। यदि आप 10% वेट लॉस ऑन डायग्नोसिस ऑफ शुगर कर लेते हैं तो 70% मरीज डायबिटीज को रेमिट कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मरीज उस पर ध्यान नहीं देता, और इस कारण वो डायबिटीज की दवाइयां बढ़ती जाती हैं। राइट सर। इसीलिए इस जगह पे डाइटिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डायबिटीज पता चलती है, डाइट सबसे पहली दवाई होती है जो मरीज को लेनी चाहिए। पर मरीज गोली के चक्कर में पड़ता है, जबकि डाइट शुड बी द फर्स्ट थिंग विच शुड बी मॉडिफाइड। यस सर, बिल्कुल अग्री। सर बहुत सारे डायबिटिक्स हैं जिनका वेट लॉस हो जाता है, सिवियर वेट लॉस हो जाता है, और खासतौर पे उस समय जब उनको शुगर पता नहीं रहती कि उनकी बॉडी में डायबिटीज इतनी बढ़ी हुई है। इसका क्या कारण होता है? शुगर का क्या है मैम, जब शुगर बढ़ती है तो ये शरीर को अंदर से खोखला करती है, कीटोन्स बनते हैं। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, जिसको हम चय अपचय की प्रक्रिया बोलते हैं, जो शरीर को बनाने और शरीर की कुछ चीजों को हटाने, क्योंकि शरीर अपने आप को दिन भर रिपेयर करता रहता है, उस प्रक्रिया को ये डिस्टर्ब करती है। अब डिस्टर्ब करने में क्या होता है कि ये उसका जो कैटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाती है, मतलब ये शरीर का क्षय बढ़ाती है, शरीर को होने वाला नुकसान बढ़ाती है, उसको बनने नहीं देती। एक तो वो बनने नहीं देती, दूसरा जो मांसपेशियां हैं उनको ईट अप करती है, हड्डियों में से कैल्शियम निकालती है। तो ये शरीर कुछ शुगर कुछ नहीं करती मैम, सॉरी। शुगर सिर्फ आपको बूढ़ा करने की प्रोसेस को फास्ट करती है। तो जो काम आपके, जो हड्डियां आपकी 3 महीने में गलनी है, यदि आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो वो 1 साल में गल जाएंगी। गलेंगी मतलब उसमें से कैल्शियम बाहर आ जाएगा, कॉमन भाषा है गलना बोलना। तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, हड्डियां 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 आपकी पोली हो जाएंगी,
आपकी हड्डियों में जो जो ताकत होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, इसलिए डायबिटिक्स में फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं। तो डायबिटिक्स इसलिए दुबले हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनका शरीर जो है वो बन नहीं पाता, उनका जो रिपेयर का प्रोसेस है उसको इम्पेयर कर देती है शुगर। दूसरा, जो उनकी एग्जिस्टिंग मांसपेशियां हैं उनको भी शुगर हीट अप करने लगती है, उनके भी उनका भी एंड प्रोडक्ट बन के वो बाहर निकलने लगती है, कीटोन्स उसको खाने लगते हैं। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि है तो ग्लूकोज ही, इससे ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट होते हैं ये कुछ नहीं करते, ये दीमक की तरह खाने का काम करते हैं, ये शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को खाने लगते हैं जो मरीज को पता नहीं पड़ता, पर मसल मास कम हो जाता है। इसी कारण ताकत मरीज की कम हो जाती है, इसी कारण उसके कपड़े ढीले हो जाते हैं, वो कहता है मेरे कंधे झुक गए हैं, अलग अलग तरह की बातें लेके लोग आते हैं, किसी के पैर दुखते हैं। तो इस कारण से शुगर वाले मरीज के वजन में कमी आती है। बिल्कुल। और सर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है और शुगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है, फास्टिंग इंसुलिन उनका बढ़ा हुआ है, तो देखा जाता है कि लोग वजन गेन कर रहे होते हैं। मतलब फास्टिंग इंसुलिन जब उनका बढ़ा हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में है, तब उस समय वजन गेन कर रहे होते हैं। मैडम देखिए, इंसुलिन शुगर का उल्टा काम करता है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, एनाबॉलिक का मतलब होता है शरीर को बल देने वाला। बल ये ऐसे देता है कि ये जो जितने भी ग्रोथ की प्रोसेस है उसको फास्ट करता है। शुगर और इसकी लड़ाई ऐसी है, ये बैलेंस ही ऐसा है। शुगर शरीर को कमजोर करती है, इंसुलिन शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, इंसुलिन ग्रोथ बढ़ाता है। इसीलिए जब भी हम मरीज को इंसुलिन देते हैं तो उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता है, वो उसका वेट बढ़ता है। जब इंसुलिन हम हटाते हैं पेशेंट पे से तो उसका वजन कम होता है, बिना किसी कारण से कम होता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा वेट है विच वॉज ड्यू टू इंसुलिन वो बॉडी रेगुलेट करके नीचे लाती है। तो इस कारण से जिन पेशेंट में फास्टिंग इंसुलिन वैल्यू हाई आती है, जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जहां 10 यूनिट से काम होना है, यदि 2 गुने का इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो शरीर को 20 यूनिट लगेगी। तो सुबह की शुगर को मैनेज करने के लिए यदि शरीर को 10 यूनिट चाहिए थी, बट वो शुगर वैल्यू को नॉर्मल लाने के लिए पेशेंट को 20 यूनिट इंसुलिन चाहिए उस समय। तो शुगर तो उतनी रहेगी, पर इंसुलिन अपना बाकी एनाबॉलिक इफेक्ट डबल कर देगा, तो वो 2 गुनी क्षमता से शरीर को बढ़ाता है। तो पुष्टिकारक है, तो पुष्ट करता है, बट वो पुष्ट होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगेन हमने कहा डायबिटीज में वजन बढ़ता है तो फिर शुगर बढ़ती है। तो हम तो चाहते हैं कि 10% वेट लॉस हो। इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना सबसे बड़ी कुंजी है यदि आप पेशेंट की डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, मेथोडिकली, साइंटिफिक मैनर में, विद लाइफस्टाइल एंड डाइट। क्योंकि तो सर एक जो कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया होने का डर रहता है। जब हम लो कार्ब डाइट देते हैं तो डेफिनेटली उनके शुगर की ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंप्रूव हो जाता है। बट सल्फोनिल जो यूरिया वाली ड्रग्स कैटेगरी है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के एपिसोड से बचें और किस तरह से पेशेंट इस चीज को ध्यान रखे या अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करें? देखिए मैम, सबसे पहला तो ये जरूरी है कि जब भी मरीज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे शिफ्ट होता है अपनी डाइटिशियन की सलाह से, तो उसको सबसे पहले अपने डायबिटीज के डॉक्टर को पूछना चाहिए। ये एक टीम एफर्ट है, और एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट करती है, और इसमें मरीज का ही फायदा है। यदि वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि वो सबसे अच्छी चीज है डायबिटीज रिमिशन के लिए, तो जाहिर सी बात है उनकी दवाइयों का डोज कम होना है। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, और जैसा कि आपने कहा सल्फोनाइल यूरिया टाइप की दवा, क्योंकि ये एक ऐसी दवा है, दर्शकों के लिए बता दूं, जो तेजी से इंसुलिन स्त्राव कराती है शरीर में। जो इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल हैं उनको तेजी से इंसुलिन निकालने को बोलती है। जब ये तेजी से निकालने को बोलती है तो जाहिर सी बात है तुरंत शुगर कम करती है। तुरंत शुगर कम करने में ये होता है कि मरीज कई बार लो शुगर में या हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, और ऐसा बहुत कॉमनली होता है। वो पेशेंट जो सल्फोनाइल यूरिया टाइप की दवा पे हैं, जिनको ग्लिमिपेराइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ये जी वाले सारे नामों से यदि कोई भी दवा आपको चलती है, तो बहुत कॉशियस होकर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है कि मैंने अपना डाइट चेंज किया है। और वो आपको या तो शिफ्ट करेंगे लॉन्ग एक्टिंग, मतलब जो देर तक काम करने वाले सल्फोनाइल यूरिया हैं उनसे कम समय तक काम करने वाले सल्फोनाइल यूरिया पे, और हो सकता है इसके साथ साथ वो उसका डोज भी कम करें, क्योंकि बेसिकली इंसुलिन की ज्यादा जरूरत कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए पड़ती है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट ही कम लेंगे तो हमारे शरीर को उतने इंसुलिन की जरूरत नहीं रहेगी जितना हम एक्स्ट्रा दवाइयों से बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसको कम करना है। और जब हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो सल्फोनाइल यूरिया हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, यदि वो लो शुगर कराता है तो।
तो जरूर ध्यान दें अपने ब्लड शुगर के लेवल पे। जो भी मरीज सल्फोनाइलूरिया पे हैं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हैं, अगेन उसको रेगुलरली नापें और अपने डॉक्टर के सतत संपर्क में रहें, क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को बंद नहीं करना है, रसगुल्ला खा के उसका सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, दवा कम करके उसका सब्स्टिट्यूट करना सर आप भी देते हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं इस ड्रग को? है। हाँ मैम, कोई भी ऐसा डायबिटीज का डॉक्टर नहीं है जो इसको नहीं देता, सारे हम्म। डॉक्टर देते हैं। ये देना पड़ता है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में ये तुरंत शुगर कम करता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि दवा खराब है, बट कुछ सेट में खराब हो जाती है जब हम नॉर्मल भारतीय खाने से शिफ्ट होके कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की तरफ शिफ्ट होते हैं, तब हमको जरूर इसका डोज कम करना पड़ता हम्म। तो सर हमने देखा कि बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं, डाइट चार्ट हम उनका शुरू करते हैं, तो उनको फिर शुगर लो होने के कारण बिस्किट बिस्किट खानी पड़ती है। तब ऐसे में हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको बिस्किट खा खा के अपनी शुगर को मैनेज नहीं करना है, आपको जाके डॉक्टर से मिलना है, अपनी दवाइयों का डोज कम करना है, ताकि आपको एक कॉन्स्टेंटली आपकी दवाइयां जो है वो कम हो और आपकी इम्प्रूव होती जाए, प्रोफाइल इम्प्रूव होती जाए। तो ये है। बिल्कुल चीज सही बात है, वो सही अप्रोच है। मीठा खा के शुगर को बैलेंस करने से बेटर है अपनी दवा को कम करना। दवा को कम करना। सर एक चीज और है कि ये कॉमन परसेप्शन है या ये रियलिटी है कि मरीज आके बोलते हैं कि हमारी शुगर की दवाई चलती है, हमें भूख बहुत लगती है, तो आप हमें खाना दो, क्योंकि हमारी दवाई बहुत हैवी है और हमें खाना तो हैवी ही चाहिए। तो उनको बहुत समझाया जाता है कि भाई आपका वेट ज्यादा है, आपको थोड़ा खाना को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, आपकी रिक्वायरमेंट कम है। बट जैसे नहीं, बहुत दवाइयां चलती हैं और भूख बहुत लगती है। तो क्या ये सच है या ये परसेप्शन है उनका? और ये परसेप्शन है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज अमूमन जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो वजन में ज्यादा होते हैं, उनके शरीर में चर्बी की अधिकता होती है, खुद से चर्बी होती है। चर्बी अपने आप में एनर्जी का सोर्स है, उनके पास अपना खाना खुद है। यदि वो थोड़ा भूखा रहना सीख जाए, भूख को कंट्रोल करना सीख जाए, या भूख भूख लगने पर अपने खाने को सब्स्टिट्यूट करना सीख जाए लो कैलोरी फूड से, जैसा आप लोग देते हैं, तो शायद वो अपने चर्बी को भी कम कर पाएंगे, अपने इंचेस कम हो जाएंगे, जिसके लिए वो बहुत क्रेविंग रहती है लोगों में, तड़पते हैं वो कि हमारे इंचेस कम हो जाए, हम दुबले हो जाए। उसका रास्ता वहीं से जाता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ये दवा हैवी है, यदि दवा हैवी है तो उसको कम कराएं। हैवी दवा खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वजन कम करना, शुगर कम रखना और डाइट को कंट्रोल रखना ही सॉल्यूशन है। सर जैसे अभी सावन का फास्ट चल रहा है, या लोगों के, जैनियों के फास्ट आते हैं, मुसलमानों के फास्ट आते हैं, ऐसे में जब फास्टिंग चल रही होती है, तो क्या लोगों को ऑटोमेटिकली अपनी शुगर की दवाइयां छोड़ देनी चाहिए, या आपसे आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे में? फास्टिंग अगर कोई लगातार करता है या एक भी फास्टिंग आ रही है, तो ऐसे में अपनी शुगर की दवाइयों को किस तरह से हम एडजस्ट करके लें? मैडम देखिए, फास्टिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है फलाहार वाली फास्टिंग, उसमें आदमी नॉर्मल कैलोरी से ज्यादा खाना खाता है, उसमें अमूमन कोई डोज कम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो फलाहार के नाम पे इतना सारा हाई ग्लूकोज लोड ले लेता है। एक फास्टिंग होती है जो आपने कहा जैन फास्टिंग। जैन फास्टिंग में डेफिनेटली वो कुछ नहीं खाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक बार पानी पीते हैं। ऐसे मरीजों में हमें जरूर दवाइयों का डोज कम करना पड़ता है, सल्फोनाइलूरिया टोटली हटाना पड़ता है। दूसरी दवाइयां जो शरीर को दूसरे तरह से ग्लूकोज कंट्रोल करने में मदद करती हैं, हम उस पर पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, स्पेशली उन दवाइयों पे जो शुगर एकदम से लो नहीं करती। और ये सब डॉक्टर की सलाह से ही हो सकता है, हर मरीज यूनिक है। यदि आप इस प्रकार का भी कोई अटेम्प्ट करते हैं तो अपने डाइटिशियन और अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। बिना उनकी सलाह के मोरधन की खिचड़ी बना के खाना कोई सॉल्यूशन नहीं। करेक्ट। सर अगर किसी पेशेंट को ये पता हो कि अगले 4 घंटे तो मुझे भोजन नहीं मिलने वाला है, और मैं किसी ऐसी ट्रिप में, ऐसे उस पे जा रहा हूँ कि मैं नहीं खाऊंगा, या उसका डिसाइड हुआ है कि नहीं भोजन ले रहा हूँ, और उसके उस समय दवाई लेने का समय है, अगर वो भोजन नहीं लेने वाला है, तो क्या सच में उसको उस समय दवाई नहीं लेनी चाहिए कि वो ले सकता है? मैडम उसको दवा नहीं लेनी चाहिए। अमूमन सारी दवाइयां 2 से ढाई घंटे में अपना पूरा असर दिखा देती हैं, और यदि उसको पता है कि वो 2 से 3 घंटे में खाना नहीं ले पाएगा तो उसको दवा नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जब वो सफर पे जा रहा है, क्योंकि बीच सड़क पे उसको शुगर लो होने पे ही होगा, उसको कोई एक सहायता नहीं मिलेगी। आपके घर में आपके पास सारी चीजें मौजूद होती हैं, आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, वो दवा आपको उस खाने को बैलेंस करने के लिए दी है। यदि आप वो खाना ही नहीं खाना चाहते हैं तो अभी उस दवा को स्किप करें। जब आप खाना खाने की पोजीशन में आए, खाना आपके लिए रेडी हो, आपको पता हो कि मैं अगले आधे घंटे में खाना खा लूंगा, तभी आप उस दवा का सेवन करें। राइट। सर एक जो न्यू ड्रग आजकल जो सुनने में आती है और वजन कंट्रोल करने में भी इसका मैजिकल रिजल्ट दिख रहा है, सेमाग्लूटाइड, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, और किस तरह की दवाई है ये? सेमाग्लूटाइड मैडम बहुत बहुत यूज करते हैं। सेमाग्लूटाइड बेसिकली एक GLP-1 एक प्रोटीन होता है, वो है। और ये शरीर का नेचुरल हार्मोन है, जैसे इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है, वैसे ही ये शरीर का एक हार्मोन है।
इसका मुख्य फंक्शन होता है भूख लगने वाले और संतुष्टि देने वाले सेंटर को कंट्रोल करना। हमारे ब्रेन में दोनों टाइप के सेंटर होते हैं, एक एक्टिवेट होता है तो भूख लगती है, एक एक्टिवेट होता है तो हमें खाने से संतुष्टि आती है। ये GLP-1 उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। कुछ लोगों में खाते जाते हैं उनका पेट ही नहीं भरता, तो इन लोगों में GLP-1 डिफेक्ट होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में GLP-1 डिफेक्ट बोलते हैं। ये उस डिफेक्ट को करेक्ट करता है। इसको करेक्ट करने का एक फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी तभी खाना मांगती है जब उसके पास दूसरे सोर्सेस से ऊर्जा लेने का साधन नहीं हो। मतलब आपके पास यदि बॉडी में चर्बी है, फैट है, तो वो कभी भी आपको भूखा नहीं महसूस होने देगी। तो सीमाग्लूटाइड जब हम पेशेंट को देते हैं तो उसकी भूख कम हो जाती है। ये भूख मारने की दवा नहीं है, ये भूख के सेंटर को रेगुलेट करने की दवा है। इसका फायदा क्या होता है, हम एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में लेने से बचते हैं, और जो हमारे शरीर में उपस्थित वसा है वो वसा ही एनर्जी देता है। तो चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है, फैट लॉस होता है। हमने 27 किलो तक वेट रिड्यूस किया है पेशेंट्स का विद सीमाग्लूटाइड ओनली, अलॉन्ग विद डाइटरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन कि नहीं खाना है, अभी भूख लगेगी जब तक नहीं खाना है। तो ये बहुत वंडरफुल दवा है, वंडर ड्रग है। आने वाले समय में, अभी थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ज्यादा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर डायबिटीज का पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट, क्योंकि सब टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में चर्बी ज्यादा होती है, उसमें आप ये पाएंगी कि सीमाग्लूटाइड का अपना एक रोल रहेगा। क्योंकि GLP-1 बेस्ड थेरेपीज ये सबसे सेफ थेरेपी हैं, इनका लिवर पे, किडनी पे कोई असर नहीं है। और अब तो नए नए जितने रिसर्च आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये हार्ट और किडनी को भी फायदा पहुंचाती है। तो मोटापा कम करने के साथ साथ ये बाकी सारी चीजें भी करेंगी। और अभी यदि हम देखें तो डायबिटीज के बाद सबसे बड़ी महामारी मोटापा है। यदि मोटापा कंट्रोल कर लेंगे तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो मुझे बहुत इसका, जैसा आपने कहा सीमाग्लूटाइड उसका नाम है, इसका बहुत फ्यूचर दिखता है। सर ये जो रेगुलेटर है, ये आपने कहा कई लोगों का फॉल्टी हो जाता है, तो क्या ड्यू टू मोटापा ही इसका जो रेगुलेशन है ये बॉडी बिगाड़ लेती है, या और भी कोई कारण इसका हो सकता है? नहीं मैडम, मोटापे का एक है ना ओबेसिटी पैराडॉक्स चलता है। वो फैट जो है वो सेंटर को गड़बड़ करता है, और सेंटर और खाना खाता है और मोटापे को बढ़ाता है। करेक्ट। हम सामान्य भाषा में ऐसा कहते हैं कि मोटापे के सेल और मोटापे के सेल को बनाते हैं। विशियस तो साइकिल जाता है। विशियस साइकिल बन जाती है। तो जब मोटापे के सेल और मोटापे के सेल को प्रमोट करते हैं तो आदमी और मोटा होता जाता है। इसलिए आप देखेंगे कई लोगों में सारे तरीकों से वजन कम करने की कोशिश करने के बाद भी वजन कम नहीं होता, क्योंकि उनका ये सेंटर ही डिफेक्टिव होता है। जब ये सेंटर डिफेक्टिव है तो उनकी बॉडी का जो एग्जिस्टिंग फैट है वो बर्न नहीं होता। जब वो फैट बर्न नहीं होता तो वो कैसे दुबले होंगे। तो ये दवा उनको मदद करती है, ये उस सेंटर को रेगुलेट करती है, प्रॉपर कर देती है, और उसको सिस्टमेटाइज करके बॉडी को ये बताती है कि भैया तुम्हारे पास इतना फैट है, इस एनर्जी को यूज करो, पहले ये एनर्जी यूज करो, उसके बाद बाहर से लेना। तो इन अ वे ये वही काम कर रही है जो हम शायद अपने कॉन्शियस में कर सकते हैं, बट चूंकि सेंटर डिसरेगुलेटेड है तो हम कर नहीं पा रहे। तो इसका इतना सा जो छोटा सा जो रोल है, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा कैलोरी की इनटेक को भी कम कर रही है। हम जब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की बात करते हैं तो हम भी वही सीमाग्लूटाइड इफेक्ट की बात करते हैं। बट एक्चुअली। जो आप टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाते, जो आप इच्छाओं को नहीं मार पाते, आपको भूख लगती है, ये उसको कम कर देती है। तो आप मन से शांत रहते हैं कि हाँ मैंने नहीं खाया, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में कई बार पेशेंट को ये लगता है मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो कुछ खाने को ही नहीं देते, इतना सा खाने को देते हैं। सो इन ऑल दोनों चीजें एक ही हैं। अल्टीमेटली आपको अपने शरीर में स्टोर्ड फैट को बर्न करना होगा और उसके बाद खाना होगा। पुराने लोग ना बहुत अच्छी बात मैडम एक बोला करते थे कि जब तक तेज भूख न लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। समाव आजकल हम वो बात भूल गए हैं, इसीलिए शायद डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिसीजेस, लिवर डिसीजेस ज्यादा हो रही है। एक्चुअली सर, और ये चीज हमारे बचपन से जब हम छोटे रहते हैं तब से अगर ये पेरेंट्स समझ लें कि बच्चों का भी वजन बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि दे आर प्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द फैटी लिवर केसेस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा बच्चे जो ओबीज बच्चे हैं उनमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द टीवी वॉचिंग एंड जो गैजेट्स आ गए हैं, और छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं, और फूड हैबिट्स इतनी, आउटसाइड फूड हम इतना ज्यादा खाने लगे हैं। दोज आर ऑल द रीजंस डेफिनेटली। सर एक चीज और, ये जो दवाइयां हैं डायबिटीज की, मेटफॉर्मिन की बात करें या सेमाग्लूटाइड की बात करें, या जितनी भी दवाइयां हैं, कुछ तो साइड इफेक्ट करते होंगे, जैसे हमारे गट इश्यूज कुछ हो जाते हैं, या गैस फॉर्म होती है, या कुछ इस तरह की साइड मैडम इफेक्ट्स। हर दवा का ना अलग साइड इफेक्ट है और हर मरीज में अलग है। मेरे पास ऐसे कपल भी हैं जहाँ हस्बैंड को मेटफॉर्मिन टॉलरेट होती है, वाइफ को टॉलरेट नहीं होती। किसी को DPP-4 टॉलरेट होता है, किसी को नहीं होता। तो हर मरीज यूनिक है। हमें जरूरत है जैसे ही हमें दवा शुरू की जाए थोड़ा सा कॉन्शियस होने की,
सजग होके उसके कारण हमारी बॉडी में कुछ तो नहीं हो रहा है ये समझने की, और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की। दवा बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, दवा को सब्स्टिट्यूट करना सॉल्यूशन है। क्योंकि आपका डॉक्टर और आपकी डाइटिशियन दोनों ही एक चीज चाहते हैं आपके साथ साथ, कि आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल रहे, आप कम से कम दवाइयों पे रहें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इससे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। और ये जरूरी नहीं कि एक में हुआ तो आप में भी होगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे भाई को हुआ था तो मुझे भी हो जाएगा, ये तो कभी नहीं होने वाला। सर मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और इतनी सारी काम की बातें, इतने सारे जो डाउट्स थे हमारे मन में आज वो क्लियर हो गए। और मैं बहुत अडोर करती हूँ इस क्वालिटी को कि आप खुद डायबिटीज के रेमिशन, और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज। अगर मेडिसिन पे भी है तो भी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज को प्रायोरिटी देना है। इस चीज को आप पूरा सपोर्ट करते हैं, और आप क्लियरली बोलते हैं कि डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ डिसीज, अ कंडीशन ऑफ द बॉडी। वेयर अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लेते हैं, डाइटरी बदलाव कर लेते हैं, लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, और जो आजकल कॉमन परसेप्शन है कि मैं वॉक करता हूँ और वो वॉक एंड टॉक करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज, तो वो नहीं है। आपको थोड़े मसल बिल्ड करने, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा था, भगवान ने वो सारे रिसेप्टर्स वही मसल में देके छोड़े हुए हैं कि भैया तुम काम करोगे तो तुम आराम कर सकते हो देन। तो ये सारी बातें जो आज हमें पता चली हैं, न्यू ड्रग्स के बारे में, सीजीएम के बारे में आपने बताया, आई एम श्योर ये सब बातों में एक एक टॉपिक पे हम इतना डिटेल पे हम आपसे समझ सकते हैं, लेकिन आज एक ये इंट्रोडक्टरी सेशन हम बोल सकते हैं, जो कॉमन सवाल थे आज हमने आपसे किए हैं। और आपसे 1 to 1 मिल के लंबा सेशन हमको प्लान करना है सर, और समझना है डिटेल में सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेफिनेटली शेयर करना चाहेंगे। एंड इट इज नॉट द एंड ऑफ द टॉपिक, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आज जो आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। थैंक यू शिल्पी मैम। मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपका हमारा जो भी दर्शक श्रोता इसको सुन रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें स्वस्थ बनना है। स्वस्थ हम तभी बनेंगे जब हम सच में स्वस्थ होंगे, सिर्फ स्वस्थ दिखने से स्वस्थ नहीं बन सकते। और स्वस्थ बनने के लिए वजन कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, नींद बराबर लेना, तनाव को दूर रखना, ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो ही हम आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।